तारीख थी 10 मई और दिन था सैटरडे। आई थिंक ईयर बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार ड्रोन अटैक और फायरिंग हो रही थी। तभी शाम के 5:25 हुए थे। ठीक इसी समय एक ऐसी शॉकिंग न्यूज आई जिस पर कुछ देर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल न्यूज थी कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए और राजी करने वालों में नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में सीज फायर की कई थ्योरीज सामने आई। कहीं पर कहा गया कि अमेरिका को किसी बड़े हमले की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली, तो कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर के लिए मिन्नतें की। तो सवाल यह है साहब कि सीज फायर पाकिस्तान चाहता था या भारत? क्या अमेरिका के प्रेशर में ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सीजफायर के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि ब्रह्मोस से अटैक किया तो पाकिस्तान को लगा इंडिया परमाणु ठिकाने तबाह करेगा। तभी पाकिस्तान आनन फानन में अमेरिका को फोन मिलाता है। दरअसल 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के शोरकोट और सियालकोट में एयरफोर्स के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में भारत ने स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और ये पहली बार था जब इंडिया ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया हो, जो 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर घंटे से हमला करती है। भारत के हमले से पाकिस्तान को लगने लगा था कि अगला हमला न्यूक्लियर फैसिलिटी, कमांड सेंटर समेत आर्मी के जरूरी ठिकानों पर हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी। अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल दिखाते हुए इस्लामाबाद पर कड़ा रुख अपनाया। अमेरिका ने कहा कि भाई मिलिट्री हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी देरी के हमले को रोक दिया जाए। अब इसके बाद ही पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO काशिफ अब्दुल्ला ने दोपहर 3:35 पर भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बात की। दोनों देश शाम 5 बजे तक सीज फायर के लिए सहमत हो गए। दरअसल जिन देशों के बीच अक्सर तनाव जैसी सिचुएशन होती है, उनके बीच एक हॉटलाइन सेटअप होता है जिसमें सीधे बातचीत की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी ही हॉटलाइन है जिस पर दोनों देशों के DGMO बात करते हैं। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने PM मोदी को फोन पर ऐसा क्या कहा साहब कि मोदी सीज फायर के लिए राजी हो गए। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 9 मई की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस, फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ रूसी विल्स भारत और पाकिस्तान के हमलों पर नजर रख रहे थे। इस बीच उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष लिमिट को क्रॉस कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसे रोका नहीं जा सकता। इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बाद अमेरिका को लगा कि भाई समय बर्बाद किए बिना इसे रोकना चाहिए। वेंस, रूबियो और विल्स ने इन्होंने मिलकर संघर्ष रोकने के लिए एक प्लान बनाया और इस प्लान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इन्वॉल्व किया। इसके बाद JD वेंस ने PM मोदी को कॉल किया। वेंस ने PM मोदी से कहा कि अमेरिका को लगता है कि जल्द ही कोई बड़ा हमला होने की आशंका है। वेंस ने PM मोदी से पाकिस्तान से सीधे बात करने और टेंशन कम करने के ऑप्शंस पर सोचने को कहा। इसके बाद वेंस और रूबियो ने भारत के PM नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से बातचीत शुरू की, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर फायरिंग जारी रही। इसके बाद घंटों चली बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई थी। 10 मई की दोपहर 3:35 पर भारत और पाकिस्तान के DGMO ने हॉटलाइन पर बात की, जिसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर से रिलेटेड एक पोस्ट किया। शाम 5:30 बजे के अराउंड इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीज फायर का ऐलान कर दिया। वैसे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि IMF ने पाकिस्तान को सीज फायर के बदले 8,500 करोड़ का लोन अप्रूव किया है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। 9 मई यानी भारत की एयर स्ट्राइक के तीसरे दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ का लोन दिया था। भारत ने IMF की बैठक में इसका विरोध किया था। भारत ने कहा था कि भाई पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस लोन की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस पर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का तो कर्ज है, जो पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसमें करीब 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्ज भी है। इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को IMF के लोन की दरकार थी। इंडिया टुडे के एक सोर्स ने लिखा, जंग के माहौल में IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले भारत से सीज फायर की कंडीशन रखी होगी। IMF का कोई भी लोन अमेरिका की मर्जी के बिना मंजूर नहीं होता। ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान के सामने लोन के बदले सीज फायर की कंडीशन रखी हो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब अमेरिका पाकिस्तान पर सीज फायर के लिए प्रेशर बना रहा था, तो उसका दोस्त चाइना क्या कर रहा था? क्या वो भी सीज फायर चाहता था? यह बात कुछ और है। दरअसल 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई चीनी हथियारों से हमले किए हैं। इनमें JF-17 एयरक्राफ्ट, PL-15 मिसाइल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई ड्रोन्स भी शामिल हैं। भारत के एम्बेसडर रहे दीपक बोहरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत ने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन सभी चीनी हथियारों को मार गिराया, जिससे दुनिया भर में चीनी हथियारों का मजाक उड़ने लगा। भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की ओर से चीनी हथियार के हमले को न्यूट्रलाइज किया, जिससे चीन को अपने हथियारों की छवि खराब होने का डर सताने लगा। दीपक बोहरा ने यह भी कहा कि चीन को लगा कि भाई भारत के आगे इन हथियारों के फेल होने से चीन के डिफेंस बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। दुनिया भर में इन हथियारों को कोई नहीं खरीदेगा। इस वजह से चीन ने भी पाकिस्तान को सीज फायर का सुझाव दिया होगा।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश रह चुका है। चीन ने रूस, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे अन्य देशों से भी इन हथियारों को बेचने की डील की है। तो क्या सीजफायर के बाद दोनों देशों के सैनिक वापस बैरकों में लौट जाएंगे? क्या भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू कर देगा? सबसे पहले एक्चुअल में सीजफायर होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जब दो देश और उनकी आर्मी लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो तय करते हैं कि अब कुछ समय के लिए गोलाबारी बंद कर देंगे, तो इसे सीजफायर कहा जाता है। सभी सैनिक अपने बैरक में लौट जाते हैं। सीजफायर टेम्परेरी होता है, यानी कभी भी टूट सकता है। ध्यान रखिएगा, युद्ध विराम सीजफायर से अलग होता है। इसमें दो देशों की आर्मी लंबे समय से समुद्र, एयर और जमीनी लड़ाई में शामिल होती है, लेकिन एक समय के बाद वो तय करते हैं कि अब वो लड़ाई रोक देंगे, तो उसे युद्ध विराम कहते हैं। अभी एक फॉर्मली एग्रीमेंट होता है, यानी लिखित तौर पर तय किया जाता है। मतलब अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा था वो पूरी तरीके से वॉर नहीं था, इसलिए युद्ध विराम नहीं हुआ है, ये सीजफायर है। और सीजफायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान सदियों से करता आ रहा है। साल 2018 में 4140 बार सीजफायर उल्लंघन किया है, साल 2019 में 3479 बार और साल 2020 में 5133 बार सीजफायर उल्लंघन। वहीं इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से लेकर 2024 के दौरान एलओसी पर महज 3 बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। तो अब सवाल है कि सीजफायर के बाद सिंधु समझौते का क्या होगा? अब भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कहा जा रहा है कि भारत ने बिना किसी शर्त के ही सीजफायर पर समझौता किया है। वहीं जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि सीजफायर के बाद मौजूदा स्थिति और फैसले बरकरार रहेंगे। दोनों ही देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत करेंगे। सिंधु समझौते पर भी बात होगी। दोनों देश अपना पक्ष रखेंगे। जब दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे तो इसे बहाल भी कर दिया जाएगा। ओआरएफ में सीनियर फेलो कबीर तनेजा कहते हैं कि सीजफायर समझौते में अभी भारत या पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फैसलों पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। सिंधु ट्रीटी हो या पाकिस्तानियों का वीजा आगे बढ़ाने की बात हो या फिर बॉर्डर खोलने का डिसीजन हो, भारत इन्हें बिलेटरल इशू ही मानता है। वो इनमें किसी भी तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को सीजफायर के लिए राजी होना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।